इवोल्यूशन कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज आपका चैप्टर रहेगा ऊष्मागतिकी, जिसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। जिसे कहा जाता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मा मतलब हीट, गतिकी मतलब काइनेटिक या मोशन। हीट और काइनेटिक मोशन, इसे कहता है हीट ऑफ फ्लो। एक शब्द में कहूं तो हीट ऑफ फ्लो, ऊष्मा का प्रवाह। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकी कहा जाता है या थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। अब आज अपने ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है इस टॉपिक के ऊपर, ऊष्मा होती क्या है, ऊष्मा को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ऊष्मा को कैसे समझा जाए, ऊष्मा कैसे होती है। तो हीट, ऊष्मा, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। आपने इसका दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी देखा होगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन के अनुसार समझा जाए तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं अपन। इसकी क्या है? निकाय तथा परिवेश में ताप के अंतर के कारण ऊष्मा मतलब हीट या ऊर्जा निकाय की जिस सीमा से, निकाय की जिस सीमा, इसे सराउंडिंग या परिसीमा भी बोल देते हैं, प्रवाहित होती है, उसे ऊष्मा कहते हैं। निकाय तथा परिवेश में ताप के अंतर के कारण ऊष्मा ऊर्जा निकाय की जिस परिसीमा से प्रवाहित होती है, उसे ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा की सही बढ़िया डेफिनेशन है, लेकिन परिवेश, निकाय ये चीज समझ में नहीं आती होगी। इस शब्दावली को समझने के लिए अपन छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे आपके पास दो पात्र है, पात्र कोई भी हो सकता है। एक में आपके पास है बर्फ का टुकड़ा, आइस। एक में है उबला हुआ पानी, उबलता पानी। अब आप दोनों निकायों में देखेंगे कि ऊष्मा का प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। ऊष्मा को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप देखोगे कि इसमें इसका टेम्परेचर बहुत डाउन है, ताप। आप कहोगे कि ये ऊष्मा का रूप है। हाँ, मैं कहूंगा ये ऊष्मा का रूप है। और इसमें उबलता हुआ पानी, तो मैं कहूंगा इसमें ऊष्मा का रूप है। हाँ, मैं कहूंगा कि इसमें ऊष्मा का रूप है। आप सोचोगे कैसे? ये तो उबलता हुआ, ये ठंडा है। लेकिन यह सही डेफिनेशन यहाँ पे देखने पर इसमें पता लगता है कि निकाय तथा परिवेश में ताप के अंतर के कारण ऊष्मा या ऊर्जा जिस सीमा या परिसीमा से प्रवाहित होती है, उसे ऊष्मा कहते हैं। आप देखोगे कि बर्फ का टुकड़ा पिघलने के बाद में द्रव रूप में चला जाएगा, ठोस अवस्था से द्रवावस्था में चला जाएगा, तो इसके ताप में गिरावट आएगी धीरे धीरे। और बाहर की इसकी परिसीमा या वायुमंडल या सराउंडिंग सिस्टम से धीरे धीरे इसके टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर, निकाय का टेम्परेचर दोनों ही बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है ऊष्मा का बाहर की ओर प्रवाहित होना। किससे? निकाय की परिसीमा से। परिसीमा मतलब बाउंड्री लाइंस, ये जो आपको नजर आ रही है ये बाउंड्री लाइंस है। सिस्टम मतलब कोई भी पात्र,
कोई भी पात्र, इसे कह देंगे निकाय। और निकाय के अतिरिक्त जो सारा आपको नजर आ रहा है, ये सराउंडिंग, परिवेश, ब्रह्मांड, इसे सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग या परिवेश या ब्रह्मांड, एक ही भाषा में बोलो तो ब्रह्मांड। तो निकाय की परिसीमा से ऊष्मा का बाहर जाना या बाहर से अंदर की ओर आना, इसे ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। आपने जिस एक्सपेरिमेंट के लिए जिस चीज को चुना है या जिस निकाय को चुना है उसे सिस्टम कहते हैं। इसके बाद का जो सारा वातावरण होता है उसे परिसीमा या सराउंडिंग कहा जाता है। अब यहां देखो, उबलता हुआ पानी है। उबलता हुआ पानी ये बहुत गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है। थोड़ी देर बाद देखोगे ऊष्मा इसके ओपन सिस्टम से और इसकी दीवारों से, मतलब परिसीमा से बाहर की ओर निकलती है, तो इसके टेम्परेचर में कमी आती है। तो यही सारा सिस्टम, इसी को ही कहा जाता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, चाहे ऊष्मा परिवेश से निकाय की तरफ आए, चाहे निकाय से परिवेश की तरफ जाए, इसे ही ऊष्मागतिकी कहा जाता है। अब इसके लिए महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और है, उसके माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं इसे। और अच्छी तरह से समझो इसको। आपके पास है लोहे की रोड, एपी या तार मान लो, रोड, एच म्यू ताप उत्सर्जित किया। अभी तो अपने द्रव में देखा था, अब देख रहे हैं ठोस में। पहले देखा था आपने द्रव में, अब देख रहे हैं ठोस में। एपी जो लोहे की रोड है क्या है, ठोस अवस्था में है, धातु की बनी हुई है। तो अपने इसको एच म्यू मतलब ताप दिया, तो थोड़ी देर बाद में ये गर्म होगी। गर्म होने के बाद में अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, ये बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, ये ठोस अवस्था में आइस। तो परिवेश से निकाय की तरफ आ रही है अब ऊष्मा। ये बाहर का परिवेश था आपका, जो ब्रह्मांड है सारा, ये परिवेश है आपके पास, जो इर्द गिर्द वायु है, मतलब निकाय को छोड़कर जो बाकी बचा हुआ है वो सारा ही आपका सराउंडिंग या परिवेश कहलाता है। ये परिवेश हो गया आपका। केवल निकाय को छोड़कर जो कुछ भी बचा हुआ है वो आपका परिवेश कहलाता है या सराउंडिंग कहलाता है। और जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसे सिस्टम कहते हैं, सिस्टम या निकाय। और ये इसका ताप कम हो रहा है, चाहे ठंडा हो या गर्म हो, लेकिन ये ऊष्मा के ही रूप होते हैं। ऊष्मा को एक भाषा में कहा जाए तो ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का रूप। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का रूप। अब ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। चाहे आप कितनी कोशिश कर ले कि मैं इसको उत्पन्न कर लूं या नष्ट कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊष्मा को न तो, ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा है। आपने देखा होगा ऊष्मा या ताप में बढ़ोतरी हो रही थी या ताप में गिरावट हो रही है, लेकिन दोनों ही रूप है, वो ऊष्मा के ही रूप है। एक में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, एक ऊष्मा दी जा रही है। एक तरफ तो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, एक तरफ ऊष्मा दी जा रही है, मतलब परिवेश से कहां आ रही है, निकाय की तरफ। और यहां देखोगे, आप देखोगे निकाय से कहां जा रही है, परिवेश की ओर। अरे बर्फ कैसे पिघलेगा, बर्फ पिघलने के लिए क्या पड़ेगी जरूरत, ऊष्मा की। जो ऊष्मा इसे, मतलब ये जो ठंडापन आपको महसूस हो रहा है, ये ऊष्मा का ही रूप है। ये बाहर की ओर जो परिसीमा से जा रही है, ये बाउंड्री लाइन को ही परिसीमा कहते हैं। अपन मान लेते हैं कोई पात्र की दीवार होती है, उसे परिसीमा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दूं आपको थर्मस, थर्मस का नाम सुना होगा आपने। तो हीट का एक बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है, मतलब बढ़िया कंडक्टर होता है। अब आपने थर्मस देखा होगा, अब थर्मस के अंदर आपने चाय या गर्म पानी जो भी भर दिया तो लंबे समय तक वो गर्म ही रहता है। उसका क्या होता है, उसकी ये जो बाउंड्री होती है, जो उसकी बनावट होती है, डबल कोटिंग होती है, उसके कारण ऊष्मा को बाहर आने से रोका जाता है। तो ये बाउंड्री लाइन ये ऊष्मा को बाहर आने से रोक रही है, तो ताकि लंबे समय तक ये गर्म बनी रहे।
इस प्रकार के जो निकाय होते हैं वो विलगित निकाय कहलाते हैं, विलगित निकाय। एक गिलास या कोई भी पात्र में गर्म पानी रखा हुआ है, इस प्रकार के निकाय कहलाएंगे खुला निकाय, जो बंद नहीं है, जो बंद नहीं है। और जो बंद है वो बंद पात्र होगा, वो बंद निकाय कहलाएगा। और जो दोनों तरफ से ना तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, ना अंदर से बाहर की ओर आ सके, ऐसी परिसीमा कहलाती है विलगित निकाय। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड भी कहा जाता है इसे, आइसोलेटेड सिस्टम। ये तो इसके बारे में कॉमन जानकारियां थी। अब इसको विस्तारित से पढ़ने के लिए अपन को यहीं आना पड़ेगा वापस। डेफिनेशन को छोड़ के वापस यहीं आना पड़ेगा आपको। आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, निकाय तथा परिवेश में ताप के अंतर के कारण उष्मा ऊर्जा निकाय की जिस परिसीमा से प्रवाहित होती है उसे उष्मा कहते हैं। उष्मा मतलब हीट, हीट। तो हीट को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर होता है mc डेल्टा टी। क्यू क्या है यहां पे? हीट। m क्या? मास, मतलब द्रव्यमान। c क्या है? ऊष्माधारिता। और डेल्टा टैग किया, टी क्या? टेम्परेचर यानी तापमान या तापमान। अपन को सी ज्ञात करना है, ऊष्माधारिता। तो सी को इधर ले आओ। क्यों? एम डेल्टा टी, ये ऊष्माधारिता हो गई। इस टॉपिक के अंदर जो भी आपको नजर आ रहा है वो हीट के बारे में ही बात कर रहा हूं। वास्तव में हीट होती क्या है, इसको और अच्छे से समझो। आप किसी भी दुनिया में किसी भी चीज को चलाना है, आप जो भी उदाहरण देखते हो, जैसे ट्रेन के इंजन का चलना, उसमें फ्यूल के रूप में पेट्रोल हो सकता है, गैस हो सकती है, कुछ भी हो, फ्यूल उपयोग कर रहे हो तो फ्यूल को जलाया जाता है। और जलाने के बाद में क्या वो जनरेट की जाती है? ऊष्मा, हीट। हीट के माध्यम से उसको कार्य के रूप में बदला जाता है। इसलिए तो इसलिए डायनामिक कहा जाता है, डायनामिक, सीधा सा अर्थ यही है। मतलब हीट को उपयोगी कार्य में कैसे बदले। आप सोच रहे हो कि ये इसे अध्ययन करने की क्या जरूरत आ रही है, निकाय से किसी निकाय से परिवेश की ओर जा रही है या परिवेश से निकाय की ओर आ रही है, लेकिन इससे क्या मतलब आ रहा है इन प्रक्रमों से? इस प्रक्रमों का सीधा सा अर्थ यही है कि इसको जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है या बाहर से अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है, कुछ भी हो एक्सचेंज, लेकिन इससे मतलब क्या रहा, इसको उपयोगी कार्य में कैसे बदला जाए, इसी के आधार पर यह टॉपिक का विस्तृत अध्ययन किया जाता है कि आने वाली ऊष्मा को या जाने वाली ऊष्मा को कैसे उपयोग लिया जाए। सीधी सी भाषा में कहूं, आपने अपने घरों पर देखा होगा, आपने अपने घरों पर देखा होगा कोयला या लकड़ी, जिसे कार्बन भी कहते हैं, इसको जलाया जाता है। आपने देखा होगा जलाने के बाद में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके जलने लगती है लकड़ी। जब लकड़ी जलती है तो आपने देखा होगा कि क्या लकड़ी जलने के बाद में 100% ऊष्मा उत्सर्जित होती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऊष्मा के साथ साथ जब कार्बन जलेगा तो प्रकाश भी उत्पन्न होगा, प्रकाश में भी खर्च हो जाएगी, और इसी के साथ साथ अन्य गैसें बनेगी, और इसी के साथ साथ कार्बन भी बनेगा, कार्बन भी अवशेष के रूप में बचेगा, और धुआं भी निकलेगा। तो इसकी आधी एनर्जी तो ऐसे वेस्ट होगी इन चीजों को बनाने में। 100% ऊष्मा कैसे निकलेगी? निकल ही नहीं सकती किसी पदार्थ से, तो उसको इन चीजों में इन्वेस्ट कर देना पड़ता है। अब इसके आधार पर देखेंगे कि अपन 100% ऊष्मा को 100% कार्य में बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं, जबकि 100% कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। ये वाला चेंजेज है वो सही है, लेकिन 100% ऊष्मा को 100% कार्य में बदलें ये नहीं हो सकता है।
अभी तक दुनिया में कभी एक्सपेरिमेंट के अनुसार या कभी तक आज तक हुआ ही नहीं है और ना होगा कभी। 100% उष्मा को 100% कार्य में नहीं बदला जा सकता है, देखिए, जबकि 100% कार्य को उष्मा में बदला जा सकता है। आपने कार्य किया, लकड़ी को जलाया, जली है, लेकिन उष्मा उतनी उत्पन्न थोड़ी हुई है जितने अपन ने कार्य किया है। तो सीधा सा सिस्टम यही है। इसी टॉपिक को देखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन थी आपकी C+O2। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, मतलब जलाने में सहायक होती है ऑक्सीजन। इजिकल टू CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। हाफ O2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से 2 कट गए, CO बनेगी, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। उष्मा की अगर व्यवस्थित रूप होता क्या है, इसकी बात करूं अब। मेरा सेकंड पॉइंट है उष्मा का व्यवस्थित रूप। जो मैंने अभी दिखाया था वही व्यवस्थित रूप होता है। ये कार्य है, ये उष्मा है। कार्य को उष्मा में या उष्मा को कार्य में चेंजेज करना है। अब कौन सा व्यवस्थित रूप है, कौन सा अव्यवस्थित रूप है, ये देखना है। 100% कार्य को उष्मा में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये इसका व्यवस्थित रूप है। ये इसका अव्यवस्थित रूप है। उष्मा गति की टॉपिक में अपन को सबसे ज्यादा देखना पड़ता है और सबसे ज्यादा अध्ययन करना पड़ता है, वो केवल 2 ही चीजें होती है। एक बॉडी टू अनदर बॉडी में उष्मा का फ्लो होना। अब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में उष्मा का या हीट का फ्लो होना, इसी के ऊपर ही दुनिया के जितने भी सिस्टम और टेक्निकल जो भी ये इंस्ट्रूमेंट या मशीनें बनाई जाती है, इसी के ऊपर डिपेंड करती है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे आपने, अच्छा सा उदाहरण बताऊं मैं, प्लेन को उड़ाना है। प्लेन में उड़ाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? फ्यूल की। फ्यूल क्या करेगा? फ्यूल जलेगा। फ्यूल जलने के बाद में हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट के माध्यम से क्या किया जाएगा? W वर्क, कार्य संपादित होगा। अब यहां से T1 उष्मा ली है सोर्स से या स्रोत से, कार्य किया है W। अब बाद में सिंक में बचने के लिए भी तो कुछ चाहिए, धुआं भी तो निकलेगा। T2 ताप रहा साहब, इसका T2 ताप रहा। T1 का मतलब है, जैसे मान लो आपने 500 जूल कार्य किया है। अब T1 ताप लिया था तो T1 में से 500 भी घटेगा और बाकी का बचा वो किधर निकलेगा? T2 ताप में। तो यही एक व्यवस्थित रूप है इसका। देखा जाए तो एक बॉडी टू अनदर बॉडी में हीट का फ्लो होना, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में उष्मा का फ्लो होना या प्रवाह होना, इसे कहा जाता है थर्मोडायनामिक्स। अच्छा सा उदाहरण था ये भी, और समझ में भी आया होगा। और इसी के साथ में अपन देखते हैं उष्मा के मान। या मात्रक। क्यों बराबर, अभी अपन ने इक्वेशन सोल्व की थी, mc डेल्टा t। यहां पे दिखाया था m क्या होता है? द्रव्यमान। क्यों क्या है? उष्मा। c क्या है? उष्माधारिता।
डेल्टा टी क्या है? ताप। ऊष्मा की, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। जूल। जबकि सीजीएस पद्धति, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, सीजीएस पद्धति में मात्रक कैलोरी होता है। कैलोरी होता है। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ये तीन पद्धतियां अभी तक चलती आ रही है और चलती रहेगी। एमकेएस पद्धति क्या होती है? इसका एम का मतलब होता है मीटर, लंबाई को नापेंगे मीटर में। के का मतलब होता है किलोमीटर, किमी, इसका बड़ा मात्रक है किलोमीटर, और समय को नापेंगे सेकंड में। सीजीएस मीटर का सेंटीमीटर हो गया साहब, सॉरी किलोग्राम होता है, किलोग्राम, किग्रा, भार को किलोग्राम में। तो लेकिन सीजीएस पद्धति में मीटर का सेंटीमीटर, किलोग्राम का ग्राम हो गया, और समय वैसे ही रहेगा सेकंड। इसमें होगा, ये ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, इसे ब्रिटिश पद्धति, फुट फॉर सेकंड, एफपीएस पद्धति जिसे कहा जाता है। इसको फुट में नापेंगे, ये लंबाई को फुट में, और भार को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। आपने देखा होगा बहुत सारे द्रव्यमान वस्तुएं होती है या फिर कुछ भी वजनी चीज होती है, वो ब्रिटिश पद्धति में उसको कैसे लाया जाता है। आपको पता होगा कि जिनके जो आपने देखा होगा डंबल वगैरह वगैरह वो पाउंड में आते हैं, वहाँ किलो में वेट नहीं देकर पाउंड में दिया जाता है। तो एक तरह की ब्रिटिश पद्धति है जिसे एफपीएस पद्धति कहा जाता है। तो यहाँ पे भी इसका ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, जबकि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है कैलोरी। तो मेरी बात ये नहीं थी, मेरी बात ये थी ऊष्मा के मान, वो मात्रक। तो ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? कैलोरी, सबसे बड़ा मात्रक। इसके बाद में दूसरा मात्रक होता है जूल। एक कैलोरी, एक जूल, एक अर्ग। सबसे छोटा होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक कैलोरी, बड़ा मान, इसे मैं लिखता हूं बड़ा मान, किसका? ऊष्मा का। और सबसे छोटा मान की बात करो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे छोटा, सबसे छोटा। इसकी सीक्वेंसी बहुत सी बार कंपटीशन लेवल, एकेडमिक लेवल, इन सब में पूछी जाती है। ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो होगा कैलोरी, और सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। ये से क्वेश्चन एकेडमिक बोर्ड की परीक्षाओं में सभी में पूछे जाते हैं। और जो आपका ये टॉपिक है, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनते हैं साहब। 2 क्वेश्चन बोर्ड कक्षाओं में या बोर्ड परीक्षाओं में आते ही हैं। 2 क्वेश्चन नॉर्मल बनेंगे इस टॉपिक से, ये मत समझना कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। 2 क्वेश्चन तो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, बोर्ड परीक्षाओं में। और कंपटीशन लेवल में तो शोर है ही सही। बहुत सी बार ये देखने को मिलती है कि थर्मोडायनामिक्स साहब बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, पढ़ने में दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, बहुत सारी दुविधाएं रहती है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और इसी के आधार पे ये मत सोचना कि फिजिक्स में देखने को मिलता है या फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है। फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री में भी ये चीज देखने को मिलेगी, और आपको समझना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा इसे इंटरेस्टिंग के साथ में। और जहां तक मुझे आशा करता हूं, एक बार पढ़ने के बाद या इसकी शब्दावली समझने के बाद कभी आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो सबसे बड़ा मात्रक होता है कैलोरी, सबसे छोटा मात्रक होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके बारे में भी बात करूं, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है साहब। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है।
और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कैलोरी होता है सर, सॉरी जूल। और आपको ये वाला मान याद हो, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश भी यही होता है। आवेश भी यही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। आवेश को कूलम्ब में नापा जाता है, आवेश को कूलम्ब में नापा जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश भी यही रहेगा। और इधर बात करो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ही तो ये आवेश भी, तो ये जो आवेश है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपन। अपने समझाई तक निकाय क्या होती है, अब शुरुआत होगी इस टॉपिक की। ये आपके लिए एक तरह की बेसिक नॉलेज थी, बेसिक नॉलेज ओनली। ऊष्मा, क्या ऊष्मा का चालन ठोसों, द्रवों, गैसों में, तीनों में हो सकता है? आपके लिए क्वेश्चन है ये। ठोस, द्रव और गैस, क्या ऊष्मा का चालन जो मेटर की 3 अवस्था होती है, आपने पढ़ा होगा, मेटर मतलब द्रव्य, द्रव्य कहा जाता है इसे हिंदी में, द्रव्य। तो द्रव्य की 3 अवस्था मानी जाती है अभी तक। तो ठोस, एक ही रिसर्च भी हुई है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। चौथी अवस्था भी आ गई है, मत सोचना कि ठोस द्रव गैस ही होती है। चौथी अवस्था की भी रिसर्च हो चुकी है और इसके बारे में बताया गया है, द्रव्य और गैस। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। ठोसों के बारे में बहुत पढ़ा होगा, जैसे आकार, आकृति और आयतन निश्चित होता है, इसका आकार, आयतन, छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। ऐसी बेसिक डेफिनेशन होती है इनकी। लेकिन इनको ही ध्यान में रखते हुए अपन अगली सीढ़ी पर कदम रखेंगे। ये आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो काम आने वाली है। तो अपना यहाँ क्वेश्चन था कि ऊष्मा का ठोस, द्रव या गैस, इन तीनों के अंदर चालन होता है या इनका प्रवाह संभव है हीट का? मैं कहूंगा हाँ होता है। अब होता है तो कैसे होता है, इसके बारे में भी ये बेसिक नॉलेज है। ये भी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ आपका, क्योंकि हीट के बारे में बेसिक नॉलेज काफी है। तो अपन बात करेंगे ठोसों के अंदर। मैं पहला चैप्टर शुरू करता हूं। ठोसों के अंदर ये होता है चालन के माध्यम से। अब चालन क्या होता है ये भी समझ लो। कोई मेटल रोड है, ये वाला, आपने छोटी कक्षाओं में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। मोम से तिल्लियों को चिपका दो साफ, और एक सिरे पर मोमबत्ती से इसे गर्म कीजिए। तो थोड़ी देर बाद में ये सिरे से इस सिरे तक लोहे की रोड गर्म होने लगेगी और तिल्लियां धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगी, जो चिपकी हुई कहीं से थी, मोम से। अब क्यों गिर रही है साहब? मैंने कहा कि आपने इस सिरे से इसको ताप दिया, ताप देने पर ऊष्मा का क्या होगा, प्रवाह होगा। किसके अंदर? रोड के अंदर। अब आपको तो ये बेसिक डेफिनेशन वहां पे सुनाने को मिली थी, देखने को मिली थी, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं होता है। जो आपकी लोहे की रोड है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है या अणुओं से मिलकर बनी हुई है। जब इन अणुओं के मध्य क्या होता है, ताप को ये ग्रहण करेंगे या प्लस क्यों ऊष्मा को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद में क्या होगा, यह ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु को दी जाएगी। साहब ये अणु आपके दूर दूर है, पास होते हैं, मैं तो कह रहा हूं, यहां दिखाने के लिए कह रहा हूं इसे। लेकिन एक अणु से दूसरे अणु को ऊष्मा दी जा रही है। तो ये चालन कैसे हो रहा है? एक अणु से दूसरे अणु के बीच में दूसरा अणु तीसरे अणु को पहुंचाएगा। तो चालन किसके माध्यम से हो रहा? अणुओं के माध्यम से। तो इसे कहते हैं चालन, जिसका केवल अच्छा सा उदाहरण केवल ठोसों में होता है। ऊष्मा का चालन केवल ठोसों में होता है, द्रव गैस में नहीं पाया जाता है। द्रव गैस में ऊष्मा का चालन चालन को तापन भी कहते हैं। दूसरा होता है सहवन। यह गुण पाया जाता है द्रवों में, लिक्विड में। पानी हुआ, दूध हुआ, आपने जैसे ऐसे छोटे छोटे अपने घरों पे देखा होगा,
अपन गर्म करते हैं किसी भी चीज को। साहब आपका ये पानी भरा हुआ है इसी पात्र में, आपने इसको ताप दिया, ताप देने के बाद में ये जल के अणु है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा, ये वाला अणु, और ताप को ग्रहण करके ये कहां जाएगा, गतिज ऊर्जा पाके ऊपर की ओर, तो एक अणु से दूसरे अणु की ओर, तो मतलब लेकिन नीचे से कहां जा रहा है, ये ऊपर की ओर, तो इसे कहा था सहवन, एक अणु ऊर्जा दूसरे अणु को ऊर्जा को न देकर यही अणु ऊपर की ओर आएगा और ये ऊपर वाला अणु नीचे की ओर जाएगा, इसे कहा जाता सहवन। जबकि यहां तापन में क्या हो रहा था, एक अणु दूसरे अणु को ट्रांसफर कर रहा था, हीट को चालन में ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन यहां पे अणु गतिज ऊर्जा पाकर अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर या ऊपर की ओर चला जाता है, इसे कहा जाता है सहवन। और विकिरण, विकिरण ये ऊष्मा का संचालन प्राय गैसों में होता है। सर्दियों के दिनों में आपने क्या कहा जाता है, उसे आग जलाई होगी, आग जलाने के बाद वो लाइट भी निकलती है, मतलब प्रकाश के रूप में भी उत्सर्जित होती है और हीट ऊष्मा के रूप में भी उत्सर्जित होती है, लेकिन देखा होगा कि आसपास का जो वातावरण होता है वो गर्म हो जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है, विकिरण के माध्यम से गैसों में क्या होता है, ऊष्मा का संचालन होता है, ऊष्मा का संचालन होता है। किसके माध्यम से, विकिरणों के माध्यम से। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में सूर्य के ताप के कारण पूरे वायुमंडल का गर्म होना, गैसों का गर्म होना, इस प्रकार के जो उदाहरण देखने को मिलते हैं, बेसिक सी जानकारी होती है, लॉजिक होता है, लॉजिक पे आधार पर ये समझ में, इसको समझ सकते हैं। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि गर्मी में हीट बढ़ती है, सूर्य का ताप बहुत तेज होता है, तो पूरा वातावरण आपके कमरे के अंदर की वायु सब पूरी गर्म हो जाती है। इस प्रकार का जो संवहन होता है वो विकिरणों के माध्यम से होता है। किसमें होता है, गैसों में। अच्छा सा उदाहरण है, तो ये ठोसों में और द्रवों में, गैसों में किसमें होता है, ठोसों में होगा चालन के माध्यम से, द्रव में होगा संवहन के माध्यम से और गैसों में होगा विकिरण के माध्यम से। तो ऊष्मा का संचालन के लिए ये द्रव्य की तीन अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस, और ठोसों में होगा चालन और द्रवों में संवहन और गैसों में विकिरण के माध्यम से। तो ये ठोसों, द्रवों में, गैसों में ऊष्मा का संचालन कैसे होता है, ये आपकी बेसिक फंडामेंटल है ओनली, और कुछ नहीं है। जो पूर्व कक्षाओं में या पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, पिछली कक्षाओं में बोलना चाहूंगा, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं छोटी मोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये बेसिक सी नॉलेज है और कुछ नहीं है। इसमें आपका इससे बेसिक मजबूत होगा, कुछ भी नहीं है।